नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कर अपने यूट्यूब चैनल एम विद डिस्कसर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित इंटरमीडिएट भौतिकी के सेकंड चैप्टर गॉस की प्रमेय को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर, इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, अब हम सेकंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे। गॉस की प्रमेय या गॉस की प्रमेय, ये गॉस की जो प्रमेय है ये वैद्युत क्षेत्र पर आधारित चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर जिसे हम कहते हैं। क्षेत्रफल सदिश, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है क्षेत्रफल हमारी एक अदिश राशि है। क्षेत्रफल हमारी कैसी राशि? अदिश राशि है, जिसको प्रदर्शित करने के लिए केवल किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की आवश्यकता होती है। लेकिन जब यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा तो बताया गया कि जैसे कोई वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर उसके लंबवत स्थित पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो माप होती है वो वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता को दर्शाती है। अगर ये पृष्ठ अभिलंबवत होता है तो बल रेखाओं की संख्या अधिक होती है। अगर इस पृष्ठ को हम वैद्युत क्षेत्र से कुछ डिग्री कोण पर घुमा दें तो इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कम हो जाती है। और अगर हम पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र के समांतर कर दें तो इस कंडीशन में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या शून्य हो जाती है। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि परिमाण के साथ जब हम इसको घुमा रहे हैं, पृष्ठ को जब हम घुमा रहे हैं तो जैसे जैसे इसकी दिशा परिवर्तित हो रही है, इससे गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या भी लगातार क्या हो रही? परिवर्तित हो रही है। अर्थात वैद्युत बल रेखाओं की संख्या परिमाण को दर्शा रही है और जो पृष्ठ है वो किसको दर्शा रहा है? दिशा को दर्शा रहा है। तो इस आधार पर बताया गया कि जो क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल वेक्टर है, वो एक सदिश राशि है। क्षेत्रफल वेक्टर एक कैसी राशि है? क्षेत्रफल वेक्टर एक हमारी सदिश राशि है और क्षेत्रफल वेक्टर एक सदिश राशि है जो परिमाण के साथ दिशा को भी क्या करती है? दर्शाती है। और जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है उसके बारे में बताया गया कि जैसे ये आपका कोई पृष्ठ है, तो ये पृष्ठ है, तो जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी इस पृष्ठ पर खींची गई रेखा के अभिलंबवत या पृष्ठ के किधर होगी? अभिलंबवत होगी। तो जो क्षेत्रफल सदिश होता है, क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है उस पर उसके पृष्ठ के अभिलंबवत खींची गई रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है, जैसे ये पृष्ठ हमने कहा, ये हमने आपको ऐसे बताया, ये समझने के लिए क्यों हम समझ रहे हैं। जैसे ये पृष्ठ है, ये हमने एक ये पृष्ठ बनाया और ये हमने पृष्ठ बनाया। इनके अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो देखिए, इनके अगर हम क्षेत्रफल सदिश की बात करते हैं तो क्षेत्रफल सदिश की बात कैसी होगी? इसमें दो भाग, एक ये बड़ी रेखा और एक खड़ी रेखा है। तो इसमें किस भाग का क्षेत्रफल अधिक है? तो ये बड़ी वाली जो रेखा है इसका क्षेत्रफल अधिक है। तो जिधर क्षेत्रफल अधिक होगा उसके अभिलंबवत हम मान लेंगे इसकी दिशा। तो ये हो जाएगी यहाँ पर इसमें क्षेत्रफल सदिश की दिशा, और इसमें इस भाग का क्षेत्रफल अधिक है तो इसके अभिलंबवत इस पृष्ठ में ये हो जाएगी क्षेत्रफल सदिश की दिशा। ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश आपकी एक कैसी राशि है? सदिश राशि है, या क्षेत्रफल कहा जाए कैसी राशि? एक वेक्टर राशि है और इसकी जो दिशा होती है उस पृष्ठ पर खींची गई रेखा के अभिलंबवत होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्षेत्रफल सदिश। इसका यूज ये होगा कि अभी जो हम लोग पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय इत्यादि निकालेंगे, गॉस की प्रमेय निकालेंगे, अनंत लंबाई के चालक तार के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो ये जो क्षेत्रफल सदिश है इसका महत्व वहाँ पर क्या होता है? बढ़ जाता है और इसकी सहायता से इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे हम पहुँचते हैं इसी में अगला टॉपिक घन कोण। घन कोण की बात करते हैं। देखिए, ये घन कोण एक आपकी पूरक राशि है। घन कोण और कोण दो हमने राशियां पढ़ी हैं। घन कोण होता है और एक कोण होता है। घन कोण और कोण जो होती हैं वो दोनों पूरक राशियां हैं। घन कोण जो होता है ये
और घन कोण का मात्रक जो होता है स्टेरेडियन, हम लोगों ने पढ़ा है। और जो कोण होता है, कोण का मात्रक रेडियन होता है। देखिए, जो हमारी दो वस्तुएं होती हैं, एक बीमी होती है, दो बीमी होती है, त्रिविमी होती है। जो कोण होता है वो दो बीमी वस्तुओं में होता है। 2 डायमेंशनल वस्तुएं जो होती हैं उनमें होता है, जैसे वृत्त है, 2 रेखाएं हैं, वहां पर कोण बनता है। वृत्त और गोला दोनों में अंतर होता है। वृत्त में जो 2 बीमी वस्तुएं होती हैं उनमें क्षेत्रफल होता है, ठीक। और जो हमारी त्रिविमी वस्तुएं होती, 3 डायमेंशनल त्रिविमी वस्तुएं, इन त्रिविमी वस्तुओं में गोला आता है, ठीक। और त्रिविमी वस्तुओं में क्षेत्रफल के साथ साथ आयतन भी होता है, ठीक। क्षेत्रफल भी होता है और क्षेत्रफल के साथ साथ क्या होता है, आयतन होता है। तो घन कोण जो बनता है वो त्रिविमी वस्तुओं में बनता है, ठीक है। और कोण जो होता है ये हमारी द्विविमी वस्तुओं में बनता है। ये जो त्रिविमी वस्तुएं होती है उनमें आयतन होता है, लेकिन द्विविमी वस्तुओं में आयतन नहीं होता है। जैसे वृत्त ले लो आप, चौड़ी है तो चौड़ी है वो वृत्ताकार होती है, इसमें आयतन होगा नहीं होगा, क्षेत्रफल होगा, ठीक। गोला, गेंद ले लीजिए आप, ठीक, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इसमें आयतन होता, अंदर वायु भरी होती, वायु का आयतन होता है। तो त्रिविमी वस्तुओं में आयतन होता है, लेकिन द्विविमी वस्तुओं में आयतन नहीं होता है। तो ये जो घन कोण होता है वो त्रिविमी वस्तुओं में बनता है। घन कोण क्या होता है, ये जैसे हमारा एक गोली पृष्ठ है, ये हमने बना दिया, एक हमारा गोली पृष्ठ है। ये गोली पृष्ठ का क्या है, केंद्र है, ठीक। तो गोली पृष्ठ के, ये जैसे मान लिया गोली पृष्ठ में एक भाग हमारा ए है और एक भाग हमारा बी है। तो ये गोली पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा, जैसे ए और बी, ये गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है, गोली पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बना जो कोण होता है, यही कोण हमारा कौन सा कोण कहलाता है, घन कोण कहलाता है, ठीक। घन कोण क्या होता है, किसी गोली पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बना कोण हमारा कौन सा कोण कहलाता है, घन कोण कहलाता है। और ये जो घन कोण होता है, इस घन कोण को हम ओमेगा से दर्शाते हैं। घन कोण को किससे दर्शाते हैं, ओमेगा। घन कोण को हम ओमेगा से दर्शाते हैं, ठीक है। तो घन कोण क्या होगा, किसी गोली पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बना कोण हमारा कौन सा कोण कहलाता है, घन कोण कहलाता है। इसको हम ओमेगा से दर्शाते हैं। हमने माना कि r त्रिज्या का हमारा एक वृत्त है, r त्रिज्या का हमारा क्या है, गोला है, सॉरी, r त्रिज्या का एक गोला है जिसका केंद्र क्या है, O। गोले के पृष्ठ पर 2 बिंदु हमने मान लिए, एक बिंदु हमारा A और एक बिंदु कौन सा है, B। और जो बिंदु A और B हैं वो गोले के पृष्ठ पर ओमेगा कोण बनाते हैं, डी ओमेगा कोण बनाते हैं। ये जो भाग AB है, गोले का भाग, अल्प भाग AB, ये अल्प भाग AB का हम मान लें जो अल्प क्षेत्रफल है वो कितना है, वेक्टर dA, ठीक है। गोले का जो अल्प भाग है, अल्प भाग का जो क्षेत्रफल है वो सदिश dA है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे जो घन कोण होगा, घन कोण बराबर होता है, यहाँ से लिख लें इसे, घन कोण बराबर होता है, घन कोण बराबर गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक। घन कोण बराबर गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। तो जो हमने अल्प भाग माना अल्प भाग dA, अल्प भाग जो हमने AB माना है, अल्प भाग AB का क्षेत्रफल कितना है, AB है, dA माना, ठीक है। अल्प भाग AB के गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल के गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल dA हो, ठीक। अल्प घन कोण, अल्प घन कोण, यहां पर अल्प को हम d से दर्शाएंगे, d लगा के,
डेरिवेटिव ऑफ ए बराबर डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा बराबर डी ए, अल्प भाग का क्षेत्रफल डी ए अपॉन आर स्क्वायर। देखिए यहाँ से एक बात और हम सीखते हैं, जो अल्प भाग का क्षेत्रफल दिया होता है या कोई अल्प वस्तु दी होती है, तो जो हमें संपूर्ण निकालना होता है तो उसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। अतः संपूर्ण को पृष्ठ द्वारा आंतरिक कोण, अतः संपूर्ण भाग द्वारा बना कोण यहाँ से निकाल लें, तो इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करते हैं। बना कोण, इसका समाकलन करेंगे, डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर। देखिए एक समाकलन होता है, इस समाकलन को हम पढ़ते हैं, ठीक। यहाँ पर इसका मतलब है समाकलन का ये चिन्ह होता है, ये हमारा समाकलन का चिन्ह है। इसमें जिसका समाकलन, जो राशि जैसे डी है, डी के पीछे जो राशि लिखी होती है, चर राशि, जैसे यहाँ चर राशि एक्स है, इसका मतलब है हम डी के पीछे जो राशि देखेंगे एक्स लिखी, तो हमें यहाँ एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। अगर यहाँ पर राशि यक्स है, या जैसे एक्स की घात यन हो गई, ठीक, कितना लिखा है, एक्स की घात है, तो इसका समाकलन क्या होगा, जो घात है उसमें एक जुड़ जाती है, n+1 बटे उतने से ही इसको हम भाग कर देते हैं, कितना हो जाता है, n+1 प्लस कांस्टेंट, ठीक। या कांस्टेंट हम नहीं लिखेंगे यहाँ, x n+1 अपॉन n+1, ये होता है फार्मूला इसका। लेकिन जैसे यहाँ पर dx लिखी है, यहाँ पर हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है, ठीक। आगे आपकी कोई राशि नहीं है, तो गुणे इसको हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से dx में गुणा होगा 1 होगा, तो 1 के स्थान पर हम x की घात 0 भी लिख सकते हैं। अगर किसी संख्या की घात 0 तो उसका मान 1। अब इसी फार्मूले से इसका समाकलन कर दें, तो x की घात 0 + 1 बटा 0 + 1 अर्थात x की घात 1 बटा 1 बराबर x आ जाएगा, ठीक। इसी फार्मूले से आधार पर यहाँ पर देखो हम किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, डी के पीछे क्या लिखा है, ओमेगा के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। यहाँ डी के पीछे क्या लिखा है, ए के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर x के सापेक्ष कर रहे थे, x की घात n का, अगर यहाँ ओमेगा के सापेक्ष कर रहे हैं लेकिन आगे कोई राशि नहीं, तो 1 लिख के हम काम चला लेंगे। यहाँ पर देखिए 1 बटा आर स्क्वायर लिखा है, हम समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, 1 के। तो जिसके सापेक्ष समाकलन करते हो, अगर वो राशि समाकलन में नहीं होती है, तो बाकी जितनी भी राशियाँ होती हैं उनको हम समाकलन से बाहर कर देते हैं। अर्थात ये समाकलन ऑफ डी ओमेगा बराबर 1 बटा आर स्क्वायर हो जाएगा बाहर, और ये हो जाएगा समाकलन ऑफ डी, ठीक। अब इसी फार्मूले के आधार पर, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था dx था, तो इसको हमने क्या लिख दिया था, x की घात 0 लिख दिया था, क्योंकि x की घात 0 का मतलब कितना होगा, 1, ठीक। तो जब उसका हमने समाकलन किया था तो कितना आया था, x। तो यहाँ पर ओमेगा के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, ओमेगा यहाँ पर नहीं है, तो हम ओमेगा की घात 0 लिख के जब इसका समाकलन करेंगे तो कितना आएगा, ओमेगा आएगा, ठीक, बराबर 1/r²। इसी प्रकार a के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो, a आगे नहीं है, तो a के स्थान पर हम कितना लिखेंगे, 1, और a के स्थान पर कितना लिखेंगे, a की घात 0, तो इसका समाकलन करेंगे कितना आएगा, a आएगा, ठीक। अब a क्या हो जाएगा, जो a होगा इस पूरे गोले का क्षेत्रफल होगा। a क्या हो जाएगा, गोले का क्षेत्रफल। अगर गोले की त्रिज्या r हो, गोले की त्रिज्या कितनी है, r, इसलिए गोले का जो क्षेत्रफल होगा, गोले का क्षेत्रफल, ठीक है, a बराबर गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4πr²। इसलिए घन कोण ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, घन कोण ओमेगा बराबर a के स्थान पर हम लिख सकते हैं 4πr²/r², या r² से r² हट जाएगा, ओमेगा बराबर 4π स्टे रेडियन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका घन कोण। घन कोण क्या होता है, किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बना जो कोण होता है, उस कोण को हम कौन सा कोण कहते हैं, घन कोण कहते हैं। और घन कोण का मात्रा, घन कोण को हम ओमेगा से दर्शाते हैं, और घन कोण जो होता है ओमेगा बराबर कितना होता है, विद्युत फ्लक्स
देखिए जो वैद्युत फ्लक्स होता है, ये बताया गया कि वैद्युत क्षेत्र में, जो वैद्युत क्षेत्र है उसमें कोई भी काल्पनिक हम पृष्ठ खींच दें तो उस काल्पनिक पृष्ठ से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं तो उन बल रेखाओं की जो माप होती है वही माप क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित या वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, ये क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। बात समझ में आई? जैसे ये हमने मान लिया, एक हमारा ये काल्पनिक पृष्ठ हमने मान लिया, चलो ये हमारा पृष्ठ हो गया, ठीक, इसका कोई आकार रूप नहीं है, तो ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ से ये हमारी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो यही वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की जो माप होती है, यही माप हमारी क्या कहलाएगी? वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ये क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। और जो वैद्युत फ्लक्स होता है इसको हम फाई ई से दर्शाते हैं। वैद्युत फ्लक्स को हम किससे दर्शाते हैं? फाई ई से दर्शाते हैं। और यह एक हमारी कैसी राशि है? अदिश राशि है। वैद्युत फ्लक्स हमारी कैसी राशि है? अदिश राशि है। जैसे ये हमने काल्पनिक पृष्ठ ले लिया, इस काल्पनिक पृष्ठ में हम एक भाग ले लें, अल्प भाग हमने ले लिया, ये हमारा एक अल्प भाग हो गया। ठीक, ये जो अल्प भाग है, इस अल्प भाग हो जाएगा, ये अल्प भाग, तो अल्प भाग का क्षेत्रफल हमने भी आपको बताया था, इस पर खींची गई विलंबवत रेखा, ये डीए हो जाएगा। ठीक, सदिश क्षेत्रफल डीए। और वैद्युत क्षेत्र ये, ठीक, ये वैद्युत क्षेत्र है। इनके बीच का इस बिंदु पर कोण कितना है? थीटा है। बिंदु पर बीच पर कोण कितना है? थीटा है। तो यहां से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, अल्प पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, और ये जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल कितना है? डीए। अल्प पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाला हम निकाल लें वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स अल्प निकालने गुजरने वाला अल्प वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो अल्प को हमने कहा, किससे कहा था? डी से दर्शाएंगे। तो अल्प वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी। वेक्टर ई क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदिश राशि है और क्षेत्रफल भी आपका सदिश राशि है। ठीक, इनके बीच का कोण थीटा है। अब देखो, अगर एक चीज और ध्यान दें, यहां से अगर हम ये डीए, जैसे यहां से इस पर लंब डाल दें थोड़ी देर के लिए, ये 90 हो जाएगा। ये आपका डीए था, तो इसके सापेक्ष अगर ई के सापेक्ष इसका मान निकालोगे, इस तरफ वियोजन करोगे तो इसका प्रक्षेप कितना आएगा? डीए कॉस थीटा ही तो आएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा? वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी कॉस थीटा। या आप ऐसे कह सकते हो इसका, या आप जानते हो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दो सदिशों का बीच में डॉट लगा होता है तो कौन सा गुणन होता है? अदिश गुणन। जब दो सदिशों का हम अदिश गुणन करते हैं तो एक अदिश राशि प्राप्त होती है जिसका परिमाण दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात जो कॉस थीटा हो जाएगा वो सदिश ई तथा डीए के बीच बने कोण की क्या हो जाएगी? कोज्या। तो डी फाई ई बराबर हम लिख सकते हैं ई इंटू डीए इंटू कॉस थीटा। ये अल्प पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। अगर हम कहें संपूर्ण, अतः संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अतः संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो अगर हम संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे? डी फाई ई, ठीक, बराबर ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। इसका हम क्या कर देंगे? समाकलन। इसका क्या करेंगे? समाकलन ऑफ डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा।
जो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई बराबर, देखो ई इंटू कॉस थीटा हो जाएगा बाहर, और ये समाकलन हो जाएगा हमारा कितना, डी का। ठीक, डी फाई ई बराबर ई इंटू कॉस थीटा इंटू समाकलन ऑफ डी। तो यहाँ से ध्यान देना, अभी वही पुरानी बात, इसको ऐसे लिख लेते हैं एक बार और, ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। देखो यहाँ पर डी के पीछे क्या लिखा है, फाई, फाई के सापेक्ष समाकलन करना है। यहाँ डी के पीछे क्या लिखा है, ए के सापेक्ष समाकलन करना है। तो हमने कहा था जिसके सापेक्ष समाकलन करना है वो राशि अगर है तब तो हम समाकलन के अंदर रखेंगे, नहीं अगर कोई अदर राशि है तो उसको हम समाकलन से क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो यहाँ से तो समाकलन हो जाएगा डी फाई बराबर ई कॉस थीटा हो जाएगा बाहर, और ये हो जाएगा डी। डी फाई ई का समाकलन कितना होगा, फाई ई बराबर ई इंटू कॉस थीटा, और डी ए का समाकलन कितना होगा, ए। तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ठीक, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, जहाँ ई होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए होगा क्षेत्रफल, थीटा ई तथा ए के बीच में ना कोण हो जाएगा। तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाता है ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज और ध्यान देते हैं। एक तो बात होती है कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है धनात्मक या ऋणात्मक, चलो बात की बात करते हैं, यहाँ से स्थितियों की बात करते हैं। देखो दो स्थितियां होती हैं और यही सबसे खतरनाक, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें बस। ठीक है, जैसे एक बात तो ये हुई, जैसे एक बात तो ये हुई, ये गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं हो गई। दूसरी स्थिति हो गई, देखिए दो चीजें हुई। यहां पर जो पृष्ठ है, पृष्ठ, ठीक, जो पृष्ठ है वो इस वैद्युत बल रेखाओं के अभिलंबवत है। पृष्ठ जो है वो वैद्युत बल रेखाओं के अभिलंबवत है। मतलब कहने का ये है, जैसे ये आपकी बुक हो गई, ठीक, तो ये इसका पृष्ठ हो गया, और हम मान लेते हैं कि ये हमारी वैद्युत बल रेखा हो गई। ठीक, तो देखिए पृष्ठ जो है, ये पृष्ठ इस वैद्युत बल रेखा के क्या है, अभिलंबवत है। लेकिन कॉपी और ये दोनों इसकी दिशा अभिलंबवत है, लेकिन अगर देखा जाए पृष्ठ और वैद्युत बल रेखाएं दोनों किधर है, एक ही दिशा में है। ठीक, तो ये जो पृष्ठ है अभिलंबवत होगा अगर, तो वैद्युत बल रेखाएं, जैसे ये क्षेत्र है, क्षेत्र अभिलंबवत है, तो क्षेत्र का जो मुख और जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो दोनों कहाँ पर होंगी, एक ही दिशा में होंगी। यदि कहा गया पृष्ठ वैद्युत बल रेखाओं के अभिलंबवत है, तो अभिलंबवत होने का मतलब है यहाँ से जो वैद्युत बल रेखाएं और उसका जो फेस है वो दोनों कहाँ है, एक ही दिशा में है। और अगर एक ही दिशा में है, जब कहा गया पृष्ठ अभिलंबवत, पृष्ठ अभिलंबवत है, तो जब पृष्ठ कहा गया अभिलंबवत है, तो इस कंडीशन में देखेंगे आप कि ये फेस भी देखो इसका ऊपर की तरफ है और वैद्युत बल रेखाएं भी ऊपर की तरफ है, अर्थात दोनों कहाँ है, एक ही दिशा में। तो थीटा बराबर कितना लेंगे, 0 डिग्री। ठीक, ये बात ध्यान देंगे। जब अभिलंबवत कहा जाएगा तो उसका मुख और वैद्युत बल रेखाएं दोनों एक ही दिशा में होंगी। तो इस कंडीशन में थीटा बराबर कितने डिग्री आएगा, 0 डिग्री। या कहा गया अभिलंबवत है तो आप सीधा करेंगे 90 से 90 को घटा देंगे, जो एंगल लेंगे वो 90 से घटा के लेंगे, अर्थात थीटा ले लेंगे 90 डिग्री माइनस जो होगा उससे घटा देंगे। ठीक, तो थीटा बराबर यहाँ कितना आएगा, 0 डिग्री आ जाएगा।
तो इस कंडीशन में cos 0 रखेंगे, cos 0 का मान 0, तो फाई ई बराबर होगा E इंटू ए। ठीक, फाई ई बराबर E इंटू ए। यहां पर दूसरी स्थिति में पृष्ठ जो है वो समांतर है, पृष्ठ समांतर है किधर, ठीक है, पृष्ठ जो है वो समांतर है, ये ऐसे हो गया, ये पृष्ठ और ये वैद्युत बल रेखाएं दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। तो अब देखा जाए इसके पृष्ठ की बात, ये सामने वैद्युत बल रेखाएं इधर हैं, तो इनके बीच कितने डिग्री कोण होगा, अर्थात वैद्युत बल रेखाएं ये हैं और पृष्ठ ये, तो इनके बीच अब कितने डिग्री कोण है, 90 डिग्री कोण है। जब समांतर कहा गया तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90, तो यहाँ से रखेंगे फाई ई बराबर E इंटू ए इंटू कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0, अर्थात फाई ई बराबर 0 हो जाएगा। बात समझिए, ये दो स्थितियां हैं। यदि कहा गया पृष्ठ अभिलंबवत है, तो अभिलंबवत होने का मतलब वैद्युत बल रेखाएं और पृष्ठ का जो क्षेत्र है वो दोनों एक ही दिशा में है, ठीक, दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे, तो इनके बीच कितने डिग्री कोण होगा, 0 डिग्री कोण हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जब समांतर कहा जाएगा तो समांतर होने का मतलब है अब उसका जो मुख है पृष्ठ का जस्ट इस तरफ है और वैद्युत बल रेखाएं ऊपर की तरफ है, तो इनके बीच कितने डिग्री कोण होगा, 0 डिग्री कोण हो जाएगा। ठीक है, और जब 0 डिग्री कोण वो 90 डिग्री कोण हो जाएगा, तो ये आपका वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। हमने शुरुआत में भी कहा था कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी अभिलंबवत पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता को दर्शाती है, और यदि वैद्युत पृष्ठ वैद्युत बल रेखाओं की दिशा में होता है तो उस कंडीशन में गुजरने वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी होती, 0 होती। ठीक, अगली कंडीशन ये किसमें से और है जो हम पढ़ लेते हैं, वैद्युत फ्लक्स कब धनात्मक होता है और कब ऋणात्मक होता है। धनात्मक तथा ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स, धनात्मक तथा ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। धनात्मक तथा ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। ठीक, धनात्मक तथा ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स की अगर हम बात करेंगे तो यहां से ध्यान देना भाई, जैसे ये आपका कोई काल्पनिक पृष्ठ हमने ले लिया, ठीक, अब यहां से दो कंडीशन है। देखिए, अगर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से निकल रही हैं, पृष्ठ से क्या हो रही, निकल रही हैं, जब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से निकलती हैं तो यहां पर जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो धनात्मक होता है। जब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से क्या होती, निकलती हैं, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक होगा। यहाँ पर देखो वैद्युत बल रेखाएं क्या कर रही, प्रवेश कर रही हैं। जब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में क्या करती, प्रवेश करती हैं, तो जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक, जब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से निकलती हैं तो पृष्ठ हमारा कैसा होगा, धनात्मक, और अगर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करती हैं तो पृष्ठ हमारा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक, अब बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स का मात्रक की। इसके मात्रक की हम बात करें तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई ई बराबर होता है E इंटू ए। ठीक, E है आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। E बराबर F अपान Q हमने पढ़ा है, F है बल का मात्रक न्यूटन, Q नॉट है आवेश का मात्रक कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा, गुणे ए है आपका क्षेत्रफल और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या इसको और हम कुछ लिख सकते हैं। देखो, एक हमने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी कि E बराबर होती है V अपान L से। V है विभवांतर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, और L है लंबाई का मात्रक मीटर। तो एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो यहाँ फाई ई से रख देंगे, E के स्थान पर
वोल्ट प्रति मीटर और क्षेत्रफल का मात्रक होता मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, ये हो जाएगा वोल्ट मीटर। तो इसका दूसरा मात्रक हो जाएगा, या दूसरा मात्रक अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या वोल्ट मीटर। अगर हम विमेय सूत्र की बात करेंगे, इसका विमेय सूत्र क्या होगा, तो विमेय सूत्र निकालने, देखो यहाँ से निकाल लेते हैं। न्यूटन है बल, बल का विमेय सूत्र होता है mL/-2, मीटर का L स्क्वायर, कूलाम का आपका 80 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से t की घात 1 है, ऊपर जाएगी -1, -2 और -1 -3, एक ऊपर जाएगा, इसकी घात हो जाएगी -1। यहाँ L की घात 2 है और एक ये 3, तो ये हो जाएगा m L की घात 3। ठीक, t की घात -2 है, t की घात 1 है, ऊपर जाएगी -1, -2 और -1 -3 और a की पावर -1। इसका विमेय सूत्र हो जाएगा mL³ t की पावर -3 और a की पावर -1। ये सेकेंड चैप्टर के कुछ टॉपिक थे। आगे जो शेष टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी देंगे। धन्यवाद।